गुड इवनिंग, नमस्कार। वी वर लाइव, हम लोग लाइव थे। पावर कट हुआ बीच में, उसकी वजह से क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाई। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। लेटर राइटिंग हम लोग पढ़ रहे हैं आरएस के लिए। अभी तक सो फार सो गुड हम जो पढ़ चुके हैं उसका ब्रीफ मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अभी तक हम लोग प्रेसी राइटिंग कर चुके हैं, टेंसेज एंड ट्रांसलेशन कर चुके हैं, 2 पार्ट हम कर चुके हैं। आज हमने क्लास शुरू की, करते ही थोड़ी देर बाद पावर कट हो गया, तो मैंने क्लासेस वापस रिज्यूम की हैं। क्लासेस पावर वापस आने के बाद, एंड द पावर आउटेज वाज ब्रीफ। यहाँ पे ज़्यादा पावर कट होता नहीं है, लेकिन कई बार जब ऐसे सिचुएशंस आ जाती हैं तो हमें क्लास बीच में रोकनी पड़ती है। तो क्लास बीच में रुकी कुछ देर के लिए, उसके लिए आई एम सॉरी। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लेटर राइटिंग्स में लेटर जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं और उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, पर्पज़ क्या है और उस पर्पज़ के आधार पे किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। जनरली आपके जो आरपीएससी के आरएस वाला एग्ज़ाम है सिविल सर्विसेज का, उसमें आपको लेटर लिखना होता है। उस पर कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस नहीं आते। ऑन द कॉन्ट्रेरी दूसरे जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे आपका आ गया हेडिंग राइट साइड में रखेंगे, लेफ्ट साइड में रखेंगे, डेट कहाँ होगी, ऊपर होगी, नीचे होगी, इस तरह की कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में। कुछ एग्जाम्स में मैंने देखा है ऐसा होते हुए। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि जब लेटर लिख रहे होंगे तो उसको आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो वो जो कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको दूसरे एग्जाम्स में, वो भी आपके सामने क्लियर हो जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं लेटर राइटिंग की। लेटर राइटिंग में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट है उनकी, तो हमारे सामने जो पहला पार्ट है आपका लेटर राइटिंग का वो मैं रख रहा हूँ। उसमें आपके लिए पहले लेटर का पर्पज़ रखेंगे कि लेटर का पर्पज़ क्या होता है, उसके बाद हम आगे की बातें करेंगे। जैसे लेटर राइटिंग बिगिनिंग कहाँ से हुआ, फार अवे प्लेसेस पे जब आपको कम्युनिकेट करना होता था किसी ज़माने में, तो या तो आप मौखिक संदेश पहुंचाते थे। तो मौखिक संदेश पहुंचाते समय एक रिस्क होता था कि संदेश भूला भी जा सकता था या कुछ अन्य तरह की समस्याएं आ सकती थी, संदेश लीक भी हो सकता था। इसलिए रिटर्न मोड ऑफ कम्युनिकेशन का विकास हुआ। फार अवे प्लेसेस पे आपको कम्युनिकेट करना है तो ये एक लेटर राइटिंग इम्पोर्टेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन है और आज भी है। फॉर्मेट चेंज हो गया, आजकल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है। किसी ज़माने में पेपर पे रिटर्न वर्ड में कम्युनिकेशन होता था। वक्त बदला, हालात बदले, परिस्थितियाँ बदली, उसके हिसाब से चीज़ें बदल गई। लेकिन आज भी जब आप कम्युनिकेट करते हैं किसी भी तरीके से तो उसको रिटर्न कम्युनिकेशन का अपना इम्पोर्टेंस है आज के दिन भी, भले ईमेल के थ्रू कर रहे हैं आप। तो उसमें जो प्राइमरी इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो उद्देश्य, जो मुख्य उद्देश्य है वो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेट करते हैं हम फार अवे प्लेसेस पे। जब भी फार अवे प्लेसेस की बात आती है, फार अवे प्लेसेस, जब भी डिस्टेंस की बात आती है तो लेटर इज़ दी ओनली मोड ऑफ कम्युनिकेशन। दूसरा, ये क्लैरिटी भी लेके आता है कि भैया आपने क्या कहा, किसने किसको क्या लिखा, तो उसके लिए भी रिटर्न कम्युनिकेशन का अपना महत्व है। आज भी ऑफिसेज में रिटर्न कम्युनिकेशन या रिटर्न ऑर्डर्स का अपना महत्व है। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अहम जो डिसीजंस होते हैं या कम्युनिकेशन होते हैं वो रिटर्न फॉर्मेट में ही होते हैं और उनको रिटर्न फॉर्मेट में ही प्रेफर किया जाता है। दूसरा है टाइप्स ऑफ लेटर्स, जो डिपेंड करता है वो पर्पज़ ऑफ कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है। कौन किससे कम्युनिकेट कर रहा है उस पर टाइप आपकी निर्भर करती है। मान लीजिए आप अधिकारी हैं और आप अपने सबऑर्डिनेट्स को कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। इंपॉर्टेंट कुछ मैसेज जो आपको डाउन द लाइन भेजना है, आप अपने हायरार्की में मैसेज भेजना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप जो है नोटिस जारी करते हैं। तो इस तरीके के जो अलग अलग जो टाइप के पर्पज़ हैं उसके लिए अलग अलग टाइप की कम्युनिकेशन होते हैं। कोई अधिकारी को शिकायत लिखवा रहा है, पुलिस थाने में रपट लिखवा रहा है, एप्लीकेशन लिखी जा रही है, जॉब एप्लीकेशन है, तो उसका अलग अलग पर्पज़ है। तो ये पर्पज़ ऑफ कम्युनिकेशन पे इनका टाइप डिपेंड करता है कि किस टाइप का लेटर आप लिख रहे हैं। फिर एक ही हो सकता है, पर्पज़ जो हो सकता है वो फॉर्मल के अलावा इनफॉर्मल भी हो सकता है। तो पर्पज़ की अगर बात करें तो हम फॉर्मल भी हो सकता है जिसमें ज़्यादातर आधिकारिक कम्युनिकेशन होता है। इनफॉर्मल भी हो सकता है जहाँ पे आप लेटर लिख रहे हैं अपने किसी रिलेटिव को
अपने नोन को, भाई बंद को, माता पिता को, जिसमें आप अपने विचार, अपनी भावनाएं और अपने थॉट्स को जो है वो शेयर करते हैं। तो इस तरीके से आपके लेटर्स के पर्पज़ होते हैं अलग अलग। तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है पहला इंपॉर्टेंट पार्ट। डिस्टेंस जहाँ होती है वहाँ लेटर्स का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, पर्पज़ पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का लेटर आपको लिखना है। तीसरा, ये फॉर्मल जब होता है तो आप फॉर्मली लोगों को एड्रेस करेंगे। इनफॉर्मल लेटर्स वो होते हैं जो जनरली, कुछ लोग इसको डिवाइड कर देते हैं फॉर्मल इनफॉर्मल में भी, वहाँ पे आप अपने किथ एंड किन्स को, अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को अपने आइडियाज़, थॉट्स, इमोशंस आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। हो सकता है आप अच्छी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस कर रहे हो सकता है आप बिटरनेस एक्सप्रेस कर रहे हो। दोनों के लिए ही आप जो है लेटर्स का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपका पहला पार्ट है लेटर राइटिंग का। दूसरा जो पार्ट है लेटर राइटिंग का वो आता है आपका, मैंने जैसा कि बताया आपको कि आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कंप्लेंट दायर कर सकते हैं कहीं पे भी जहां आप चाहते हैं कि आपकी बात सुनी जाए, आपकी शिकायत हो। आप पुलिस थाने में शिकायत कर सकते हैं, कहीं और कर सकते हैं। somebody is writing in Russian, I don't know what it is, but maybe someone is writing something over on, and the name seems to be in some I don't know whether it is Greek or Russian. It seems to be Russian, but I don't know what it is. मालूम नहीं है किधर है, क्या है। Probably someone is writing in some weird language. In any ways, so to say words of thanks or congratulations, हम लेटर लिखते हैं धन्यवाद के लिए, कहने के लिए, और किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए भी लेटर्स लिख सकते हैं। टू प्लेस एन ऑर्डर, हम कहीं किसी शॉप पे कहीं पे अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, उसके लिए भी हम लेटर राइटिंग कर सकते हैं। टू शेयर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विद इन और आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आप कर सकते हैं, आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी आप अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए रिटर्न कम्युनिकेशन लेटर्स का प्रयोग करते हैं। तो ये कुछ पर्पज़ हैं। उसके बाद आपका अगला पार्ट आता है टाइप्स ऑफ लेटर्स। जो पहले टाइप के लेटर्स होते हैं उनको हम कहते हैं पर्सनल लेटर्स। पर्सनल लेटर्स हैं वो आप अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं, रिलेटिव्स को लिखते हैं। आजकल चूँकि ज़्यादा आपका वीडियो कॉलिंग वगैरह या जो आप टेलीकम्युनिकेशन की जो क्रांति हुई है उसके दौर के बाद से इस तरह के लेटर्स का चलन ज़रा कम हो गया है। व्हेन वी वर किड्स, जब हम बच्चे थे, सो मेरे फादर सर्व्ड इन द इंडियन आर्मी, तो इंडियन आर्मी में थे तो उनकी चिट्ठी आती थी हर 10-15 दिन, महीने में 1 या 2 बार, तो उसका हमें रिप्लाई देना होता था, या हम चिट्ठी लिखते थे वो रिप्लाई लिखते थे। तो उस ज़माने में जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता था वो लेटर्स ही होते थे। तो पहली टाइप के जो लेटर्स होते थे वो पर्सनल लेटर्स होते थे। ज़्यादातर जो कम्युनिकेशन होता था डाक के थ्रू, जिसे आप कह सकते हैं इंडियन पोस्ट के थ्रू, भारतीय डाक विभाग के थ्रू, वो हमारा पर्सनल लेटर्स होते थे। मैक्सिमम नंबर उसी का होता था। पेरेंट्स को लिखे जा सकते हैं, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को। इसमें जो मेन जो कंटेंट होता है, इनका स्टाइल ऑफ राइटिंग इज़ मोर ऑफ रिलैक्स्ड होता है। आप इनफॉर्मल स्टाइल में भी लिखते हैं। फॉर्मल स्टाइल जब आप एल्डर्स को लिख रहे हो तो स्टाइल फॉर्मल भी हो सकता है, लेकिन जनरली जब आप फैमिली की बातें करते हैं आपस में तो इनफॉर्मल होता है। इनफॉर्मल से मेरा मतलब ये है जहाँ पे आप कर्टसी का, किसका, और एटिकेट्स का कम से कम ख्याल रखते हैं, जहाँ पे आपको ग्रीटिंग्स जो हैं वो इनफॉर्मल रखनी होती है। और जनरली मैं ये कहूँगा कि आपको जहाँ पे ज़्यादा औपचारिक होने की ज़रूरत नहीं है, हिंदी में बोलें तो, वहाँ पे आप इस तरह के लेटर्स का प्रयोग करते हैं। जो टोन होता है मेनली वो एमिएबल इन नेचर होता है, फ्रेंडली होता है, और हार्श भी हो सकता है, डिपेंड्स तो जो खासकर जो पर्सनल लेटर हैं उसकी खास बात ये होती है, इसमें टोन आप डिसाइड करते हैं, डिपेंड करता है किस मूड से आप किसको चिट्ठी लिख रहे हैं। हार्श टोन भी हो सकता है, ठीक है। तो किसी ज़माने में जो लेटर्स लिखे जाते थे वो कबूतर जाजा वाले सॉन्ग 90s के, तो उस ज़माने में चिट्ठियों का दौर था। तो चिट्ठियों के दौर में आप
जो हैं वो दोनों तरह के टोन में आप चिट्ठी लिखते थे। एमिएबल भी हो सकती थी, हार्श टोन में भी चिट्ठी हो सकती थी, दोनों में से किसी भी एक टोन में चिट्ठी लिखी जा सकती थी। चैटी भी हो सकते थे, चिट चैट टाइप, जैसे आपको ज़्यादा लैंग्वेज में कुछ ज़्यादा आपको जो है स्टाइल नहीं इम्पॉर्टेंट होता था इसमें, तो चिट चैट लैंग्वेज भी हो सकते थे। जैसे घरेलू मसलों में आप चैट कर रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो निजी बातचीत और चिट चैट के आधार पे भी लेटर लिखे जा सकते थे। तो इस तरीके से कुछ इम्पॉर्टेंट लक्षण होते हैं इन लेटर्स के, पर्सनल लेटर्स के होते हैं। पेरेंट्स को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को लिखे जाते हैं। जो टोन होता है वो ज़्यादातर इनफॉर्मल होता है, रिलैक्स्ड होता है, चैटी होता है, यानी जो नॉर्मल बातचीत होती है आपस में। एमिएबल, मित्रवत भी हो सकता है। अगर शिकायती लहजे में आप चिट्ठी लिख रहे हैं, किसी से आपकी भावनाएं आहत हुई हैं, तो हार्श भी हो सकते थे। जनरली लोग डिप्लोमेटिक होते हैं, हार्श टोन को लेटर्स में अवॉइड करते थे उस ज़माने में भी। आजकल तो चिट्ठी का ज़माना ही कहाँ रहा है। फिर दूसरी टाइप के आते हैं, वो होते हैं आपके बिजनेस लेटर्स। आप इम्पॉर्टेंट जो कम्युनिकेशन होता है वो व्यापारिक चिट्ठियाँ होती हैं। तो बाय और टू ऑल द स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व, किसी भी बिजनेस में, इस लाइन का मतलब क्या मैं बता देता हूँ। किसी भी बिजनेस में स्टेक होल्डर कौन हो सकता है? ट्रेडर हो सकता है, जिसे हम कह सकते हैं बिजनेसमैन भी हो सकता है हिमसेल्फ। अब बिजनेसमैन किस किस से कम्युनिकेट कर सकता है? आपको गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ से, उसको, जिसमें टैक्स अथॉरिटीज़ हो सकती हैं या दूसरी तरह की अथॉरिटीज़ हो सकती हैं, लॉ एंड ऑर्डर अथॉरिटीज़ हो सकती हैं, गवर्नमेंट हो सकती है, लोकल गवर्नमेंट हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है। अथॉरिटीज़ के अलावा वो अपने कस्टमर्स से बात कर सकता है, ठीक है। बिजनेस टू बिजनेस अदर कंसर्न्स हो सकती हैं, अदर बिजनेस कंसर्न से भी वो कम्युनिकेट कर सकता है। बिजनेस जो हाउसेज हैं उनसे आप कम्युनिकेट कर सकता है। अपने जो हैं वो बाकी जो दूसरे, जैसे उसके होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, किस लेवल पे है, ऑल डिपेंड करता है। तो जो भी स्टेक होल्डर्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, वाइस वर्सा भी हो सकता है। अथॉरिटीज़ बिजनेसमैन को लेटर लिख रही हैं कि आपका टैक्सेस ड्यू हो गए हैं, या किसी अन्य कंसर्न को लेके, लाइसेंसिंग को लेके लिखे जा सकते हैं। कस्टमर्स जो हैं वो ट्रेडर को लिखते हैं कि आपसे ये प्रोडक्ट हमने ख़रीदा, इसमें ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है, कुछ भी हो सकता है। अदर बिजनेसेस भी लिख सकते हैं कि आपका ऑर्डर अभी पेंडिंग है, कुछ दिन वेट कर लीजिए, आपके पास आपका ऑर्डर आ जाएगा, या जो पिछला ऑर्डर है उसका कुछ बकाया भुगतान है और है। पेमेंट से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेरीज हो सकती हैं। तो ज़्यादातर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के जो आफ्टर सेल्स सर्विसेज के रिगार्डिंग या पेमेंट के रिगार्डिंग ऐसे लेटर्स ज़्यादा सर्कुलेट होते हैं। फिर बिजनेसेस में विद इन ऑर्गेनाइजेशन सर्कुलेशन हो सकता है। जैसे अपने एम्प्लॉइज़ को कोई नोटिस जारी करना है, एम्प्लॉई कोई चिट्ठी आपको लिख रहे हैं किसी वजह से, तो विद इन ऑर्गेनाइजेशन आपके जो कम्युनिकेशंस होते हैं वो भी इसके तहत आ जाते हैं। ये सबसे बड़ी वैरायटी है। अगर मैं चिट्ठी लिखने की बात करूं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसकी नेचर कैसी होती है? इसकी जो नेचर होती है वो फॉर्मल होगी किसी भी सूरत में, भले ही आप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन या इंटर ऑर्गेनाइजेशन। इंट्रा का मतलब होता है विद इन, इंटर का मतलब होता है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से। वो गवर्नमेंटल भी हो सकता है, नॉन गवर्नमेंटल भी हो सकता है। तो जो भी ऐसे कम्युनिकेशंस होते हैं वो फॉर्मल होंगे। उनकी नेचर क्या होगी? फॉर्मल होगी, औपचारिक होगी, ब्रीफ होंगे, संक्षिप्त होंगे। मैसेज आप कोई किसी दोस्त से बातचीत नहीं कर रहे हैं, चिट चैट नहीं कर रहे हैं। जो भी आपको लिखना है टू द पॉइंट लिखना है, क्रिस्प लिखना है, एकदम आइडिया सीधा स्ट्रेट, जो मुद्दे की बात है वही आपको लिखनी है इसमें। अगला है आपका फैक्चुअल होना चाहिए। जिस फैक्ट को, जिस चीज़ को आधार बनाकर आप चिट्ठी लिख रहे हैं वो फैक्चुअल होनी चाहिए। कोई इसमें ऐसी जानकारी नहीं होनी चाहिए जो आधी अधूरी है या उसमें कोई कमी है। तो फैक्चुअल होना चाहिए नेचर से। तो कई बार आपको जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप में कुछ एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से बिजनेस लेटर की कौन कौन सी जो विशेषता है वो है, उसमें से इनमें से कोई एक विशेषता दे सकता है, या उल्टा भी पूछ सकता है निम्नलिखित में से या जो बिलो मेंशन्ड जो भी
स्टाइल है या जो नेचर है उसमें से कौन सी ऐसी नेचर नहीं है जो एक बिजनेस लेटर की हो सकती है। तो वो आपको इन चीज़ों का ध्यान देना है। फैक्ट्स उसमें मेंशन होने चाहिए, तथ्यात्मक जानकारी होना चाहिए। तथ्यात्मक आप कह सकते हैं हिंदी में, तथ्यात्मक जानकारी होनी चाहिए बिजनेस में। कोई भी जानकारी ऐसी ना हो जो गोलमाल हो, उसका आपको बिजनेस लेटर में विशेष ध्यान रखना होता है। उसके बाद अगला है पर्पजफुल होना चाहिए। इसका पर्पज़ क्लियर होना चाहिए कि जो आप चिट्ठी लिख रहे हैं वो किस पर्पज़ से लिख रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है। आप टैक्स अथॉरिटीज़ को लिख रहे हैं, आपके टैक्स में फाइलिंग में कुछ गड़बड़ी है उसको लेकर लिख रहे हैं, या फिर आप जो है एम्प्लॉइज़ को कोई इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन शेयर कर रहे हैं, उसके संबंध में उसका पर्पज़ क्लियर होना चाहिए, उसका सब्जेक्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। फिर आपका आता है लास्ट में इम्पर्सनल। चूँकि ये पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं है, ये बिजनेस लेटर है, इसमें कुछ भी यू कैन नॉट बी पर्सनल। आप किसी को पर्सनल एक्यूज़ नहीं कर सकते। आपका जो पर्पज़ है वो पर्सनल कतई नहीं होता। इसमें जिस उद्देश्य से चिट्ठी लिखी गई है उस उद्देश्य के ही चारों तरफ आपको अपना कम्युनिकेशन बुनना है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको ध्यान में रखना है। इसमें क्या होता है, जैसे एक क्वेश्चन आ गया कि आपको टैक्समैन को लिखना है, यानी टैक्स अथॉरिटीज़ को लिखना है कि आपने जो रिटर्न फाइल किया था उसका पैसा अभी तक आपको नहीं मिला है। जो जीएसटी रिटर्न आपने फाइल किया उसका आपको जीएसटी रिटर्न अभी तक आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है, उससे संबंधित आपको लेटर लिखना है। तो आप ये नहीं लिख सकते उसमें कि साहब आपके जो है जो पैसा नहीं आने की वजह से मैं बर्बाद हो गया, लूट गया, तबाह हो गया। यू कांट राइट दैट। आप लिख सकते हैं ड्यू डेट वाज दिस एंड आई हैव नॉट रिसीव्ड सो फार, प्लीज़ टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। इस तरीके की कम्युनिकेशन आपको करने होते हैं, जहाँ पे कम्युनिकेशन हैज़ टू बी स्ट्रिक्टली ऑफिशियल नॉट पर्सनल। तो इसको इम्पर्सनल लिखना है। बिजनेस से संबंधित ही जो आपकी जानकारी है वो इसमें होनी चाहिए। इसमें कोई भी पर्सनल जानकारी, आप पर्सनल पीड़ाओं का, पर्सनल खुशियों का इसमें कोई लेना देना नहीं होता। तो ये कुछ नेचर होती हैं जो बिज़नेस कम्युनिकेशन या बिज़नेस लेटर्स की होती हैं। उसके बाद अगली टाइप के जो लेटर्स आते हैं वो आते हैं ऑफिशियल लेटर्स। अब ऑफिशियल लेटर्स क्या होते हैं, दो इसमें तरह के कॉमन फैक्टर हो सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं या संस्थाएं जो हैं वो दो तरह की संस्थाएं हो सकती हैं। एक तो वो हो सकती हैं जो पब्लिक और गवर्नमेंट संस्थाएं हैं, जो सरकारी संस्थाएं हैं, और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अब देखिए दो फैक्टर इसमें हो सकते हैं, तीन पार्टियां आप लेके चलें। पहला इंडिविजुअल, फिर है आपका पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है कोई, या फिर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहां पे आप ये ट्राईपार्टाइट कम्युनिकेशन भी हो सकता है, या कोई इंडिविजुअल किसी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन से इंटरेक्ट कर रहा है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से इंटरेक्ट कर रहा है, कोई पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से इंटरेक्ट कर रहा है, या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन से इंटरेक्ट कर रहा है। तो ये टू वे कम्युनिकेशन होता है। तो कोई इंडिविजुअल जो है ऑर्गेनाइजेशन से, बोले पब्लिक हो प्राइवेट हो, उससे कम्युनिकेट कर सकता है, या ऑर्गेनाइजेशंस आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये इंटर ऑर्गेनाइजेशनल भी हो सकता है। इंटर ऑर्गेनाइजेशनल से मेरा मतलब है एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से। इंट्रा का मतलब होता है विदिन। ये शब्द है इंट्रा, इसका मतलब होता है विदिन। अब मान लीजिए गवर्नमेंट का पब्लिक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो सर्कुलर या नोटिस जारी करते हैं अपने ही डिपार्टमेंट के लोगों के लिए, तो वो विदिन ऑर्गेनाइजेशन में भी, विदिन ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी संस्था के भीतर का भी वो कम्युनिकेशन हो सकता है। तो ऑफिशियल लेटर जो हैं उनकी डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है। बिजनेस लेटर और ऑफिशियल लेटर में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। कुछ लोग तो इसको एक ही कैटेगरी में डाल के चलते हैं, फॉर्मल की कैटेगरी में। जैसे
जनरली हमारे यहाँ तो नहीं है, लोकल ग्रामर्स में तो हम लोग इसकी अलग अलग 3 या 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। कुछ लोग सोशल लेटर्स को भी पर्सनल लेटर में लेके चलते हैं। कुछ लोग ने 3 कैटेगरी डिवाइड कर रखी हैं, पर्सनल और सोशल, कॉमन, बिजनेस और आपके ऑफिशियल लेटर्स, ये 3 कैटेगरीज हैं। कुछ ने तो केवल कैटेगरी 2 बना रखी हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल। अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरह के रेफरेंसेस आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, हमने पर्सनल और सोशल को थोड़ा अलग रखा है क्योंकि उसके आयाम थोड़े अलग हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि किस तरह का लेटर आप लिख रहे हैं। तो अलग अलग लोगों के जैसे जैसे पर्पज़ हैं वैसे वैसे वो उसका यूज़ करते हैं, क्लासिफिकेशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपका ये मेन क्लासिफिकेशन हमारे पास है जिसको हम देख रहे हैं अभी। उसके बाद अगली टाइप के जो लेटर्स आते हैं वो आते हैं आपके लेटर्स और एप्लीकेशंस। जो लेटर्स और एप्लीकेशंस होते हैं वो बेसिकली जो ऑफिशियल लेटर्स में ही वो कैसे हो सकते हैं, सीकिंग इन्फॉर्मेशन, ऐसे कोई जानकारी लेने के लिए। इनका पर्पज़ क्या होता है ऑफिशियल वालों का, कोई जानकारी लेनी हो, कोई कंप्लेंट करनी हो या जॉब के लिए अप्लाई करना हो। फॉर एग्जाम्पल RTI किसी को लगानी है तो ऑफिशियल लेटर लिखेगा क्योंकि उसको जानकारी चाहिए। तो उनका पर्पज़ है जानकारी लेना। तो कोई भी लेटर या एप्लीकेशन लिखी जाती है तो उसका पहला है कोई भी जानकारी लेना या कोई शिकायत दर्ज करवाना किसी भी सरकारी दफ्तर में या किसी अन्य तरह के ऑर्गेनाइजेशन में। आप अपनी शिकायत दर्ज करवा रहे हैं, कंप्लेंट दर्ज करवा रहे हैं। कंप्लेंट लॉज शब्द भी इस्तेमाल करते हैं, मेकिंग कंप्लेंट या राइटिंग कंप्लेंट या LODGE, लॉज ए कंप्लेंट ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और FIR के लिए भी लॉज शब्द का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो कोई भी FIR दर्ज करवानी हो या कंप्लेंट आपको लॉज करनी हो उसके लिए भी लेटर लिखे जाते हैं। जॉब एप्लीकेशंस भी, अब देखिए जॉब एप्लीकेशंस दोनों कैटेगरी में फॉल करेंगे आपके। बिजनेस लेटर्स में भी जॉब एप्लीकेशंस आ जाती हैं। मान लीजिए कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बिजनेस हाउस है, तो उस बिजनेस हाउस में कोई अप्लाई कर रहा है किसी पोजीशन के लिए तो वहाँ पे भी जॉब एप्लीकेशन आ जाती है। और यदि कोई इंडिविजुअल लेटर लिख रहा है या एप्लीकेशन दे रहा है किसी सरकारी संस्था में तो वहाँ पे भी जॉब एप्लीकेशन जो है वो दी जा सकती है। तो ऑफिशियल लेटर में जॉब एप्लीकेशंस भी आपकी आ जाती हैं। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। फिर अगले आते हैं आपके सोशल लेटर्स। सोशल लेटर्स होते हैं सामाजिक चिट्ठियाँ। क्या होती हैं श्रीमान? सामाजिक चिट्ठियाँ होती हैं। सामाजिक चिट्ठियाँ ज़्यादातर हम उस हिसाब से लिखते हैं जहाँ पे आप लोगों को इनवाइट कर रहे हैं किसी गैदरिंग में। किसी गैदरिंग में इनवाइट करना है आपको। सोशल गैदरिंग हो सकती है, कोई मेला हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप रूरल एरियाज़ में या आपके कम्युनिटी लेवल पे सिटीज़ में भी कुछ संस्थाएं बनी होती हैं। जैसे नवयुवक मंडल होता है, लायंस क्लब होता है, दिस क्लब होता है, तो अलग रोटरी क्लब है। आजकल तो पता नहीं इन क्लब्स का क्या है। जयपुर में जैसे जयपुर क्लब है। तो क्लब्स के जो आपस की कम्युनिकेशंस होते हैं या इनमें कुछ जो गैदरिंग हो रही होती हैं, ओकेजन्स कोई सेलिब्रेट हो रहा होता है, तो उसके लिए आप लोगों को इनवाइट करते हैं। तो उसके लिए आप कम्युनिकेट करते हैं लोगों से। तो इनवाइट करते हैं लोगों को सोशल गैदरिंग में, सोशल ओकेजन्स में, मैरिजेस में आप हैं, पार्टीज़ हैं, या इंडिया में तो कोई कमी नहीं है ना। लल्ला हुआ घर में, लाली हुई, तो भी आपका क्या चल रहा है वहाँ पे। उसके इतने नामकरण से लेकर कुआं पूजन, दिन फिर वो एक और होता है जिसको राजस्थानी में, मारवाड़ी में दसोठन कहते हैं, लेकिन उसमें कई एक पता नहीं उसका फॉर्मल नेम आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं आ रहा। तो अगर किसी के यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, फिर स्वामणियाँ हैं, किसी की नौकरी लगी तो फला भगवान की स्वामणी बोली थी हमने, वो करनी है तो स्वामणी है। इतने ओकेजन्स होते हैं इंडिया में, सेलिब्रेशन चलते ही रहते हैं। तो इन सेलिब्रेशन का एक इनविटेशन कार्ड छपता है, वो भी इसी सोशल लेटर की कैटेगरी में आपका आता है। जो भी ओकेजन आप सेलिब्रेट कर रहे हैं उसके लिए। अच्छा, इसका भी एक पर्टिकुलर पैटर्न या फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट होता है शादी के कार्ड में, मेरे मामा जी की शादी में जलूल जलूल आना, चाचा की शादी में जलूल जलूल आना, वो आजकल एक चलता है। डिपेंड करता है किस तरह की सोसाइटी में आप हैं, किस तरह के सोशल एनवायरनमेंट में आपके
आप लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में इनका पैटर्न थोड़ा इनोवेटिव भी हो जाता है। किसी ज़माने में ये लाइनें नहीं लिखी होती थी, आजकल ये लाइनें कॉमन मिल जाती हैं, तो उसका डिपेंड करता है। फिर शादी का कार्ड छपता है तो उसमें एक स्पेशल आइकन बना होता है। अलग अलग रिलीजियस प्रैक्टिसेस को मानने वाले लोग अलग अलग तरह के सिंबल का प्रयोग करते हैं। इनका फॉर्मेट इनोवेटिव होता है, फ्लेक्सिबल होता है। तो अगर क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कहीं पर कि आपका जो सोशल लेटर होता है उसका फॉर्मेट किस टाइप का होता है, तो आप सेफली कह सकते हैं इसका जो फॉर्मेट होता है वो जनरली क्या होता है, इनोवेटिव होता है। कोई स्ट्रिक्ट इसका फॉर्मेशन नहीं होता। तो इस तरीके से आपके ये लेटर्स की कहानी है। लेटर्स में किन किन इम्पॉर्टेंट चीज़ों का टाइप्स किस किस तरह की होती हैं उसका सारा हमने डिस्कशन किया। अब नेक्स्ट क्लास जो हम करने वाले हैं उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है, वो आता है लेटर राइटिंग में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। लेटर राइटिंग का जो मेन, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जो मेन जो जिस्ट है वो कल की क्लास में आएगा। तो कई बार क्या होता है, जैसे मैंने क्लास शुरू करी, आप लोगों ने लॉगिन भी किया होगा, आप लोग आए भी होंगे पढ़ने के लिए, एंड देयर वाज अ पावर आउटेज खट, तो मैंने डाल दिया पिछले उसमें क्लास के कि जेंटलमैन देयर इज़ अ पावर आउटेज, पावर नहीं है, आई कांट हेल्प इट। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब पावर आउटेज हो जाए तो मेरे को रीस्टार्ट करनी होती है क्लास। आई जस्ट स्टार्टेड द क्लास। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करें, बेल आइकन को हिट करें, लाइक दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।